अरे नया कुछ स्टार्ट हुआ है ना। जैसे रिकॉर्डिंग दबाता हूँ तो वो बोलने लग जाता है रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, ऐसा कुछ आप लोगों को भी सुनाई देता है क्या ऐसा कुछ? अच्छा। ये मेरे ख्याल से वही दीदी बोलती है जो जाती है ना पानी पूरी वाले के पास, बोलती है भैया 20 रुपीज की पानी पूरी दे दो। वही लड़की है शायद ये, वही दीदी है। 20 रुपीज की पानी पूरी वाली। चलो। सो आई होप कल का क्लास आप लोगों ने सबने देख लिया और समझ लिया। थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे एंड फिर आज कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है। What we have come to know about constitution so far, if we talk about the syllabus that we have started yesterday, हमने कल पॉलिटी स्टार्ट किया था, है ना। अब पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैड स्टार्टेड दैट। We saw a little bit of the history of constitution and what currently it has today. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने ये जाना था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन के अंडर बैठी थी? Which mission of British government was it set up as? याद आ रहा है कुछ? यस, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। कौन से ईयर में इसको सेटअप किया गया था? विच ईयर वाज इट सेटअप? 1946। ओके, ठीक है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। बताया था कल ये लोग पहली बार मिले थे 9 दिसंबर के दिन। ओके, तो 9 दिसंबर को इनकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। देन इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कमिटी थी उसका नाम क्या था? द कमिटी दैट वाज सेट अप कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइसर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइसर बी एन राव। ग्रेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। along with that we had also seen national symbols। नेशनल सिंबल्स की बात की थी हमने, ठीक है। तो नेशनल सिंबल्स में हमने एक फ्लैग देखा था, एक हमने नेशनल एंथम देखा था, फिर हमने नेशनल सॉन्ग देखा था, फिर हमने नेशनल एम्बलम देखा था। तो फ्लैग का अडॉप्शन डेट 22 जुलाई 1947। ओके। नेशनल एंथम? नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग
47 नहीं था, 24 जैन 1950। गुड। नेशनल एम्बलम, 26 जैन 1950। ग्रेट, बढ़िया। कल मैंने वो आप लोगों को लिंक भी भेज दिया था नेशनल एम्बलम का, देख लिया था उसको? तो अब उसमें से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो उसमें से एक सवाल पूछता हूँ। ये जो नेशनल एम्बलम है उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कल मैंने इसका मीनिंग बताया था, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये उसमें था, जो मैंने आपको लिंक भेजा था। इफ यू हैव सीन द लिंक प्रॉपरली देन यू मस्ट हैव फाउंड दिस। कौन से उपनिषद से लिया गया है? कल मैंने बताया नहीं था, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पता है तो बताओ, वरना जीरो दबाओ। यस, मुंडका उपनिषद से। ठीक है, मुंडका उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ उपनिषद। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे मेनली। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ओरिजिनली तो क्या क्या होता है वैसे? एक आर्टिकल्स होते हैं, एक पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओरिजिनली उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली। ठीक है ना? लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। व्हाट वी कॉल इट, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट रिजिड। ठीक है, रिजिड होता तो क्या कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे, वी कुड नॉट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बट वी कॉल आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोलते हैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो अभी भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लिविंग है ना, तो लिविंग की वजह से उसके अंदर अभी भी चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कैसे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, इसके लिए भी एक आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं लिखा है वो हम नहीं कर सकते। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा है कि जरूरत पड़ने पे किसी चीज को हम अमेंड कर सकते हैं, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आर्टिकल नंबर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 368। बाय आर्टिकल 368 we can make amendment to the constitution, and we have taken this from South African constitution। ऐसा साउथ अफ्रीका करता था, तो हमें बड़ा मजा आया, अरे वाह तू चेंज करता है मैं भी करूंगा। ठीक है, अपन को भी करने का। तो साउथ अफ्रीका से हमने ये दिया हुआ है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, वी कैन मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सो फार प्रेजेंटली इफ वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन, हु कैन चेंज दैट, बता रहा हूँ, रुको। इफ वी सी सो फार, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें प्रेजेंटली, अगर आर्टिकल्स की बात करें, वी हैव 448 पार्ट्स, वी हैव 25 एंड शेड्यूल्स वी हैव 12। अब इसी बात है कि बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो कितने अमेंडमेंट्स आए? हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अमेंडमेंट्स हैव बीन 104 सो फार। अभी तक 104 अमेंडमेंट हो रखे हैं। द लास्ट अमेंडमेंट बीइंग इन 2020। लास्ट ईयर 2020 में लास्ट अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 104 था।
ठीक है। ये जो जीएसटी आया था, ये जीएसटी भी एक अमेंडमेंट से आया था, दैट वाज 101। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, 104 हो रखे हैं, हमें वो भी पढ़ना है, कौन सा अमेंडमेंट किस चीज पे चेंज किया था। ठीक है, तो वो भी हमें पढ़ना है। हु इज हैविंग द पावर ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ रूल बुक। ठीक है ना? एंड दिस बुक इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉलो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम इन द रियल लाइफ। ठीक है ना? उसको हमारे देश में कानून को अप्लाई करने के लिए जो है, एग्जीक्यूट करने के लिए जो है, इस रूल बुक को यूज किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक रूल बुक है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लॉ है। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट एवर इज रिटन इज बेसिकली द लॉ। अब इस लॉ को बनाता कौन है उसको कुछ कहते हैं, इस लॉ को प्रोटेक्ट कौन करता है उसको कुछ कहते हैं, और इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है उसको कुछ कहते हैं। तीन बॉडीज होती है जो आपने बचपन में पढ़ रखी है, आप मेरे को एक एक करके बताओ। लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? ठीक है ना? लॉ के रक्षक कौन है? और लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो पहले बताओ, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? यस, वेरी गुड, ग्रेट, बराबर है। ठीक है, तो लॉ को बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लॉ के रक्षक कौन है? जुडिशरी। और लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। राइट, सो दिस आर द थ्री पैरेलल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीनों जो है थ्री पैरेलल्स है। ठीक है ना? पैरेलल का मतलब क्या, कि इसका पावर इसके साथ कंपेयर नहीं किया जाता, ये दोनों एक एक समान पे है। इट इज नॉट कि एक दूसरे के ऊपर नीचे है कहीं। ठीक है, इसको इस तरीके का पावर शेयरिंग कहते हैं। लास्ट ईयर आपने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा होगा। व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज दिस कॉल्ड? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नाउ ये सारे क्या है? लॉज है। ऑल दिस आर लॉज। सर मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ कहते हैं, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वन। ठीक है, मतलब अपने मेन पॉलिटी में उसको ऐसे अपन ऐसे लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है ना? तो लॉ को बनाने वाले लेजिस्लेचर, लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव, और लॉ की प्रोटेक्शन करने वाले जुडिशरी। यहाँ पे लिख देते हैं, टू एग्जीक्यूट, टू मेक, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, अब इनके ऑर्गन्स कौन है? लेजिस्लेचर मतलब कौन? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर मतलब कौन? पार्लियामेंट, जिसमें क्या आता है? व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो मैंने कितने डैश मारे? आपने दो बताए, मैंने तीन डैश मारे। रीजन क्या है? कि आप लोग गलत नहीं पढ़े हो, आधा सच पढ़े हो। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पीपल, तीन लोग होते हैं। प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड द राज्यसभा। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल 79 कहता है ऐसा। According to Article 79 of the Constitution, the definition of Parliament is the President, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. These are the three organs. ठीक है, अब किसी ने सवाल पूछा कि ये चेंजेस करेगा कौन, ये अमेंडमेंट करेगा कौन? तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर है। सो लेजिस्लेचर इज गोइंग टू मेक दिस अमेंडमेंट्स। तो ये जो आर्टिकल 368 के जरिए चेंज किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं आर्टिकल 368 के जरिए, कौन करेगा? हु इज हैविंग द पावर? द पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर। द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। नाउ आप लोग ये जानते हो कि ये प्रेसिडेंट यहाँ पे क्यों आया है? ठीक है, सिर्फ उसको मैं लिंक करके बताता हूँ। कोई भी बिल
किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस होती है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। मान लेते कि लोकसभा में हुई इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे पास हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में पास हो गया मान लो, तो क्या वो एक्ट बन गया? डिड इट बिकम अ एक्ट? नो। क्यों? इसके बाद कहाँ जाना होता है उसको? इसके बाद जाना होता है प्रेसिडेंट के पास उस पर साइन करवाने के लिए। वेरी गुड। तो जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा, फाइनल सिग्नेचर, दैट इज व्हेन द बिल विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट। ये बात समझो, जब कोई चीज लोकसभा राज्यसभा में पास होती है ना, दोनों में पास हो गई, तो उसको बिल कहते हैं। और जब वो प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तब वो बनता है एक्ट, और तब वो बन जाता है कानून। देन इट बिकम्स अ लॉ। So until and unless the signature is not done, it cannot become an act, hence it cannot become a law. वो सिर्फ बिल बन के रह जाएगा और उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट को हेड कहा गया है, द पार्लियामेंट का हेड। अरे बात समझ में? दिस इज व्हाई पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पीपल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, थ्री ऑर्गन्स आर देयर। सो इज गोइंग टू मेक द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर, ये लोग बैठकर चेंज करेंगे। ठीक है ना? अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज अगेन, यहाँ पे भी हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन? प्रेसिडेंट। इसको बोलते हैं नॉमिनल हेड। नॉमिनल से मैंने याद रखा था नाम के लिए। ठीक है, नॉमिनल हेड मतलब नाम के लिए हेड। ठीक है, और इट इज ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइट्यूलर हेड। ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइट्यूलर हेड। ठीक है, नाम के लिए। तो रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज द रियल हेड। अब ऐसे यहाँ पे ना कुछ आपको टर्म्स याद रखेंगे। रियल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एक्चुअल में। मतलब क्या होता है? एक्चुअल, जो भी चीज एक्चुअल होती है उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट। तो ये फैक्ट से याद रखना, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डी फैक्टो हेड। ठीक है, डी फैक्टो वर्ड का मतलब ये होता है रियल या फैक्चुअल हेड। ठीक है, तो दिस इज अ क्या बोल सकते हैं इसको, कौन सी भाषा का है ये? फ्रेंच। ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। ठीक है, ये फ्रेंच में डी फैक्टो का मतलब फैक्चुअल होता है। ही इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके नीचे आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट, कॉल्ड एज द नॉमिनल और टाइटुलर हेड। प्राइम मिनिस्टर, द रियल और डिफैक्टो हेड। एंड देन कम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। अब आते हैं जुडिशरी पे। तो जुडिशरी का हेड कौन? हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ जुडिशरी, हु इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ जुडिशरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो काफी सारी चीजें पता चल गई यहाँ पे हमें 3 बॉडीज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं दोबारा। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395। कितने पार्ट थे? 22। कितने शेड्यूल्स थे? 8। उसमें अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट करना कौन से आर्टिकल से है? 368। फिर आज के डेट में कितने आर्टिकल्स है? 448। कितने पार्ट है? 25। कितने शेड्यूल्स है? 12। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पन्ना खोलोगे और लास्ट पन्ने का लास्ट लिखा हुआ आर्टिकल देखोगे, तो आज भी आपको आर्टिकल का नंबर 395 ही मिलेगा। आप बोलेगी सर 448 कैसे हुआ? फिर 448 ऐसे हुआ कि मैंने कल ही बताया था कि जब भी अमेंडमेंट किया जाता है, तो अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को 21 और 22 के बीच में कुछ डालना था, तो मैं इसको कैसे डालूंगा? बाय राइटिंग इट एज 21A।
और इसके बाद भी कुछ डालना था तो 21B। तो ऐसे कर करके जो है बीच बीच में ऐसे आर्टिकल्स आकर जो है वो 448 बना है। तो इसीलिए अगर नेचुरल नंबर्स देखोगे तो उसके हिसाब से आपको 395 ही मिलेगा, बट बीच बीच में डाले गए हैं, ठीक है, ABCD कर करके, वैसे जाकर 448 हुए। हाउएवर पार्ट्स आपको पूरे मिलेंगे, पार्ट्स आपको 25 तक मिलेगा, ठीक है, एंड शेड्यूल्स आपको 12 तक मिलेगा। दिस यू विल फाइंड। Now yesterday someone asked what do you mean by this articles, what do you mean by this parts, what do you mean by this schedules। तो जैसे हम लोग जब कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है चैप्टर का नाम, कुछ भी हो, ठीक है, ABCD कुछ भी। इसके नीचे होते हैं सब सेक्शंस, ठीक है ना, फिर सब पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ए, उसमें कुछ दिया है। अब मान लेते हैं उसका भी सब सेक्शन, तो उसके अंदर मान लेते हैं कि ऐसा छोटे इसमें 1, ऐसे 2, तो ऐसे मान लो कुछ, ठीक है, कंसिडर समथिंग लाइक दिस। तो जो पार्ट है, ठीक है, जो पार्ट है वो चैप्टर का नाम है। जैसे कि कल हमने देखा था पार्ट 1, क्या देखा था हमने? पार्ट 1। पार्ट 1 क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब उसके अंदर आएगा जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। फिर जो है आ जाएगा पार्ट 2। क्या होता है पार्ट 2? यूनियन एंड टेरिटरीज के बाद फिर देश बन गया, फिर देश में कौन आएगा? नागरिक, सिटीजन्स। फिर इसके नीचे जो है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर आ जाएगा पार्ट 3। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ही है। अब शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इज लाइक द रेफरेंस बुक। एक होता है हमारा टेक्स्ट बुक, एक होता है हमारा रेफरेंस बुक, ठीक है। तो शेड्यूल इज लाइक रेफरेंस बुक, जिसमें जैसे शेड्यूल वन में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है ना। शेड्यूल 2 में क्या है? शेड्यूल 2 इज टॉकिंग अबाउट द एन्योलमेंट्स। एन्योलमेंट्स का मतलब सैलरीज, ठीक है। एन्योलमेंट्स का मतलब क्या होता है? सैलरीज। सैलरी का मतलब PM की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, ठीक है, CJI की सैलरी, ये सारे सैलरीज के बारे में इस वाले शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है ये 12 शेड्यूल्स है। ये 12 शेड्यूल्स को याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ऐसे, ठीक है। T मतलब हो गया टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी। E हो गया एन्योलमेंट्स, एन्योलमेंट्स का मतलब सैलरीज। A हो गया ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन वाला, अफर्मेशन का A है ये, ठीक है। ओथ लेना पड़ता है ना, जो भी प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लोग ओथ एंड अफर्मेशन जो लेते हैं वो। आर एस सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में जो सीट्स होती है उसमें हम लोग इलेक्शन नहीं करते, ठीक है ना। हर स्टेट से वहां पे कुछ लोग जाते हैं, स्टेट नॉमिनेट करता है उनको। तो सीट्स कैसे फिल की जाएगी? वो शेड्यूल 4 में है। 5 इज शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब जो सेंसिटिव जोन्स है। ये है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के, अदर शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। F इज फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में आता है अपने यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, एंड द रेसिड्यूरी पावर्स गोज टू द सेंटर, ठीक है। फेडरल लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी पावर्स गोज टू द सेंटर, ठीक है। ये सारे लिस्ट फेडरल लिस्ट में आते हैं। फिर O इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। हमारे देश में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। We have 22 official languages notified under Schedule 8। 23 कब हुआ?
ये कब हुआ? हिंदी इज ऑल्सो देयर। हाँ, तो हिंदी को कंसिडर करके ही ना। 22 ईयर है। अच्छा, 23rd एक ऐड हुआ है क्या? देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो 22 नोटिफाइड लैंग्वेजेस है, ठीक है। आप जो 23 कह रही हो, 23 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा है कि इंग्लिश को एज एडिशनल लैंग्वेज माना है बिकॉज इट इज अ कोर्ट लैंग्वेज। ये 22 में इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश को अगर एज अ लैंग्वेज मानोगे तो वो 23 होगा, बट अपने शेड्यूल 8 में 22 ही है। वही मैंने सोचा यार, मतलब 23rd होता तो यार मेरे को कैसे नहीं पता चलता। करंट अफेयर्स तो रोज पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज एन एडिशनल लैंग्वेज, कुछ लोग उसको मान लेते हैं, तो गूगल में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो गूगल की बात कोई नहीं मानता, ठीक है। जब हम लोग ये तैयारी करते हैं ना, हम गूगल नहीं देखते, हम देखते हैं गवर्नमेंट साइट्स, ठीक है। देखो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जब तैयारी करते हो ना, कोई भी चीज जब आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, सर्च बार में डालते हो, उसके बाद वहां पे गवर्नमेंट साइट लिख देना, तो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट दिखाएगा, तो फिर वहां पे जाकर पढ़ना। नेट का यूज बता रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं? 22 है, ठीक है। नाउ एल इज लैंड। अब लैंड मतलब लैंड के भी बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होता है, कुछ 7/12 आपने सुना होगा, 7/12 करना पड़ता है लैंड का, है ना। ये सारे जो चीजें हैं, ये सबके जो कानून है, ये सब 9 शेड्यूल में है, ठीक है। देन डी इज डिफेक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट डिफेक्शन? डिफेक्शन क्या होता है? आई एम श्योर ये था सिलेबस में। यस, डिफेक्शन इज, अगर कोई इंसान एक पार्टी के टिकट से, हाँ चेंजिंग पार्टी, एक पार्टी के टिकट से अगर चुनाव लड़ता है और उसके बाद वो पार्टी बदल के दूसरे उसमें चले जाता है जीतने के बाद, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ ना। मान लेते कि मैं बीजेपी के टिकट से खड़ा हुआ था, अब बीजेपी को देखकर लोगों ने मेरे को जिता दिया, फिर मैं बोला नहीं, मेरे को बीजेपी में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ कांग्रेस में। अब मैं सीट जीता हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है, आई हैव वन द सीट इन द नेम ऑफ बीजेपी पार्टी, बट देन आई चेंज एंड आई गो टू कांग्रेस, तो वो सीट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत खारिज हो जाएगी। दिस इज शेड्यूल 10। फिर पी इज पंचायत। एन एम इज म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 12 शेड्यूल्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे याद रख सकते हैं। तो टी से टेरिटरी मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ई से एन्यूअलमेंट्स मतलब सैलरीज, ओ एन अफर्मेशन मतलब ए से वो अफर्मेशन वाला ए आ गया, आर से मतलब सीट्स ऑफ राज्यसभा, एस से मतलब शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ठीक है। तो इसके सामने नंबर्स भी लिख देते, इजी होगा। दिस शेड्यूल 1, दिस शेड्यूल 2, दिस शेड्यूल 3, दिस शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, दिस शेड्यूल 6, दिस शेड्यूल 7। 8 is official languages, 9 is land, 10 is defection, 11 is panchayat, and 12 is municipality, ठीक है। दिस हैपेंड इन एमपी। अरे अभी तो कोई नहीं करता, बहुत पहले होते थे, ठीक है। इसको ना पॉलिटिक्स के टर्म्स में एक टर्म दिया गया था, इसको बोलते थे आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, ठीक है। दिस वाज गिवन अ टर्म इन द ईयर 1980s। ये एंटी डिफेक्शन लॉज भी 1980s में आया था, उससे पहले इसको आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स बोलते थे, ठीक है। ये हो गए हमारे शेड्यूल्स। तो पहले कितने शेड्यूल्स थे? 8 थे। तो बाद में जो है देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ 1980s में आया, इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत जो है ये 1992 में आया, 73rd अमेंडमेंट से। और म्यूनिसपैलिटीज जो है ये भी 92 में आया, 74th अमेंडमेंट से, ठीक है। दिस इन 1989 था या कुछ ऐसी कुछ था, 1980s में था, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कितना था, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस थ्री हैव बीन एडेड लेटर ऑन 10, 11, 12, ठीक है। ये जो लैंड है, ये लैंड भी बाद में आया था,
बिकॉज लैंड के प्रोविजंस चेंज हुए थे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। दिस विल कवर इन फंडामेंटल राइट्स, लैंड के प्रोविजंस क्या चेंज हुए थे, ठीक है। तो ये 8 तक पहले थे, फिर 9, 10, 11, 12 बाद में आए थे, ठीक है। दिस सम ऑफ द अदर बेसिक्स। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, 11 सेशंस लगे थे, 165 डेज लगा था, 229 मेंबर्स इन्वॉल्व थे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे पहले? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर? 8 शेड्यूल्स वर देयर, ठीक है। देन इट आल्सो प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 19 में, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, लैंड वाला जो है मैं बोल रहा था ना, बाद में बताऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा है वैसे। यू मस्ट हैव हर्ड कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, बाद में एक को हटा दिया था, अभी आज 6 है। वी हर्ड लाइक दिस समथिंग? पढ़ा है फंडामेंटल? यस, राइट टू प्रॉपर्टी 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है ये 6th फंडामेंटल राइट था। अब इसके तहत क्या होता, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू प्रॉपर्टी के तहत मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास, बोलूंगा मेरा राइट टू प्रॉपर्टी किधर है, मेरा प्रॉपर्टी, तो मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा। मेरी बात समझ में? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। दिस वाज डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको डिलीट कर दिया था इन द ईयर 1978। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर दिया उसको, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ लीगल राइट। आज क्या है वो, एक लीगल राइट है। अब राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या, लैंड, तो ये जो लीगल राइट बन गया, तो इसके जो कानून है, इसके जो प्रोविजंस है, इट वाज एडेड टू द 9th शेड्यूल, ठीक है ना। इसके बाद इसको 9th शेड्यूल में इसके लीगल राइट बनने के बाद लैंड के प्रोविजंस उसमें डाल दिए कि कौन से कानून के तहत हम लोग किसको कैसे कैसे लैंड देंगे, ठीक है, कब उसको मना कर सकते, कब उसको मना नहीं कर सकते, ऑल दोस थिंग्स वाज पुट इनटू दैट, ठीक है। देन वी आल्सो हैव अ प्रीएम्बल कैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक आप बोल सकते हो कि ट्रेलर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होने वाला है वो उसका एक ट्रेलर है, ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल ज्यादातर देशों में नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो जो पहला कंट्री था जिसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था, वो था यूएसए। हम लोग पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको यूएसए की हिस्ट्री बताऊंगा, द अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट में वो लोग प्रीएम्बल कैसे बनाते हैं, और इंडिया ने प्रीएम्बल का आइडिया यूएसए से चुरा लिया था, ठीक है। उनको देखकर हमने ही प्रीएम्बल बनाया। तो अगर कोई सवाल पूछे कि प्रीएम्बल कौन से देश से हमने लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताया 1950 में वी हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, 104 amendments has been made up to 2020, and now we have 448 articles, 25 parts and 12 schedules, ठीक है। So this is the basic that we have already studied. Now we'll study about the preamble of the constitution. ये preamble सभी ने बचपन से पढ़ रखा होगा, और वहीं से मैंने भी इसको चुराया है, ठीक है, आप ही के नोटबुक से, मतलब टेक्स्ट बुक से। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। 5 पंच वर्ड्स है इसमें। Now what do you mean by sovereign? इसका क्या मतलब है sovereign का? पढ़ते तो हम लोग रोज थे इसको, हमारे तो उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा सुबह मॉर्निंग असेंबली होता था, उसमें रोज पढ़ाते थे, बट कभी हमने मतलब नहीं समझा, रटते थे हम लोग बस। फ्रीडम, सॉवरेन का मतलब फ्रीडम। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज दिस? इंडिपेंडेंट, ओके, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, काफी हद तक सिमिलर टाइप के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। देखो, सॉवरेन का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन। यस, यू आर ऑल्सो इन द सेम लीग, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होता है कि अब हम लोग स्वतंत्र है हमारे देश के खुद के डिसीजंस लेने में। वी आर नॉट अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस एनीमोर। व्हेन यू डिक्लेयर योरसेल्फ टू बी सॉवरेन, दैट मीन्स यू आर नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी अदर कंट्री। डोमिनियन स्टेटस मिलता तो हम सॉवरेन नहीं होते। ये हमारा जो मिलिट्री है और फॉरेन अफेयर्स है,
वो फिर भी किसके अंडर रहता, ब्रिटिश के अंडर रहता है ना। इसलिए डोमिनियन स्टेटस में हम लोग सॉवरेन नहीं होते। बट जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग रिपब्लिक बन गए, ठीक है, तब जो है हम लोग सॉवरेन हो पाए। तो वी आर अ सॉवरेन, वी आर नॉट अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस नाउ एनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था ना। रशिया कैसा कंट्री है? सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या? जो कि कभी भी अपने सिटीजन्स को ऑपरेशन नहीं करता, ऑपरेसिव नहीं होते। सोशलिस्ट का मतलब सबको जो है मिल बांट के चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, है ना, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या था? मार्क्सिज्म कहता था कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बिलोंग टू द वर्कर्स। ये जो मालिक है, ये मालिक फालतू का जो प्रॉफिट ले जाता है, ये गलत है। तो काम कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं। इसीलिए वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। तो इंडिया जो है थोड़ा सा, जब हम लोग मतलब बहुत पुराना समय जब था, 1940s 1950s 1960s, उस टाइम पे हम लोग थोड़े से रशियन से थोड़े से इन्फ्लुएंस थे, थोड़े से, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़े से इन्फ्लुएंस थे। तो वहां से हमने सोशलिज्म लाया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी है कुछ। ठीक है, विल बी स्टडिंग दिस इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या? जैसे सिद्धार्थ ने कहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जो है यहाँ पे सबको मिल बांट कर सब कुछ देंगे। ठीक है, सेक्युलर, व्हाट डू मीन बाय सेक्युलर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है इसमें से। नॉन रिलीजियस। अब क्वेश्चन है कि सेक्युलर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है? ऑप्शंस आर country which does not follow any particular religion, country which does not have any religion, country which is tolerant to all religions, country which allows all the religion without being partial to any of them. Which of the following is correct? Respect all religion, D। अच्छा, okay, सब लोगों को लगता है फोर्थ, without being partial। Answer is country having no religion। Answer is country having no religion, B। ठीक है, कंट्री हैविंग नो रिलीजियन, बी शुड बी द आंसर। हमारे देश का कोई रिलीजियन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सबके तरफ टॉलरेंट है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजियन को ज्यादा भाव नहीं देंगे, कुछ नहीं। हम लोग जो है नॉन रिलीजियस कंट्री है, जिसका कोई भी धर्म नहीं है। तो कंट्री विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलीजियन इज कॉल्ड एज सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हाउएवर द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज हिंदू, फॉलोइंग हिंदुइज्म। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है, बट हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है। हमारे इधर सारे धर्म एक बराबर है। ठीक है, सर्वधर्म परमो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग सेक्युलर कंट्री है, मतलब हमारा कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? ये तो आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान नाम क्यों है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हिंदुस्तान? जब हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान नाम है? कल बताया था क्या नाम है। सो आरंट वी टॉलरेंट इन थियरी? सो जब हमारा कोई रिलीजियन ही नहीं है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट टॉलरेंट है ना। आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम है इंडिया के लिए, क्या है वो? इंडिया, दैट इज भारत। यस। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल and by the people. That is the meaning of the word democratic, where we are going to give the main power in the hands of the people and not in the hand of the king. ठीक है ना, यहाँ पे मेन पावर किसके हाथ में रहेगा? मेन पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द किंग। इसीलिए हमारे लीडर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक?
सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। रिपब्लिक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिपब्लिक? हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड पर्सन। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड इज इलेक्टेड एंड दिस इज नॉट अ हेरिडिटी पोजिशन। ये हेरिडिटरी नहीं होगा। एवरी टाइम द हेड हैज टू बी इलेक्टेड ओनली। ऐसा नहीं कि एक बार जो हेड बन गया उसके बाद जो है उसके पारिवारिक उसमें वो कर देंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी द डिसेंडेंट सिस्टम ओवर हियर जस्ट लाइक द किंग्स। जैसे मोनार्की होता है तो उसमें क्या होता है, जॉर्ज 15, जॉर्ज 16, जॉर्ज 17, जॉर्ज 18 ऐसे ही चलता रहता है ना। लुई 16, लुई 17, लुई 18 ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या है कि यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब है कि द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट व्हेन आई से स्टेट इट मींस द कंट्री आल्सो। स्टेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टेट मतलब अपना महाराष्ट्र गुजरात नहीं। स्टेट इन पॉलिटी मींस द गवर्नमेंट, any form of government. It can be state, it can be country, any form of government is called a state. The head of the state is not monarch. Head of the state is not hereditary. Head of the state is elected and every time elected. ठीक है, head of the state is elected and every time elected. मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप में एक फर्क ये है कि मोनार्की मतलब राजा है, ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द किंग, whereas dictator is not called as a king. ठीक है, he can be a president, he can be a prime minister, he is not called as a king. That's all. And dictator is also not hereditary. Dictatorship hereditary नहीं होता। आज जो है जैसे हिटलर था, जरूरी नहीं है कि हिटलर का बेटा ही अगला जो है डिक्टेटर बनता। ठीक है, थियोक्रेसी, देखो थियोक्रेसी जो है उसने लाया था, क्या बोलते हैं अपना, लास्ट कौन था, नेपोलियन। नेपोलियन ब्रॉट दिस। तो नेपोलियन जो है, नेपोलियन ऐसा चाहता था कि अकेले डिक्टेटरशिप ना करे वो। उसने 3 लोगों की एक गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, उसने जो है 3 लोगों की सरकार बनाई थी जिसमें वो इन तीनों का हेड था और बाकी दोनों उसको असिस्ट करते थे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट उसने 1798 से लेकर 1804 तक चलाया था। फिर 1804 में उन दोनों को भी एबॉलिश करके उसने अपने आप को ही डिक्टेटर घोषित कर दिया था। ठीक है, तो रूल ऑफ 3 डिक्टेटर्स कॉल्ड एज थियोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ ये पांच पांच टर्म हो गए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब ये सारे सिटीजन्स को ये सबके फायदे मिलेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट। नाउ द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या ये सारे 5 टर्म हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में थे? क्या ये सारे 5 टर्म हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या ओरिजिनल प्रीएम्बल विच वी अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, क्या ये 5 टर्म थे? नहीं, आंसर इज नो। देयर वर 3 टर्म्स एडेड टू इट लेटर ऑन। इसमें 3 वर्ड्स जो है बाद में ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दिस 3 वर्ड्स वेर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 3 वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे। ओरिजिनल प्रीएम्बल में इन तीनों को हटा दो तो जो बनेगा वो था। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है ये इंदिरा गांधी ने ऐड करवाए थे 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। नाउ सारे सिटीजन्स को क्या मिलेगा? व्हाट द सिटीजन्स आर गोइंग टू गेट? द सिटीजन्स आर गोइंग टू गेट जस्टिस। इन व्हाट फॉर्म? जस्टिस मतलब किसमें? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। मतलब क्या कि आप पिछड़े वर्ग के हो, आप ऊंचे वर्ग के हो, तो भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस,
इकोनॉमिक जैसे सलमान खान ने अगर कोई क्राइम किया है और मैंने अगर कोई क्राइम किया तो दोनों को ही सेम सजा होगी। थियरी है बट ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर अभी किसी को मार दिया होता ना, किसी को अगर रोड एक्सीडेंट में कुचल दिया होता ना, तो मेरे को सरकार अब तक कुचल चुकी होती। बट सलमान भाई को देखो, वो राधे मूवी बना रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, सो विल नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स मच। बट इकोनॉमिक, हमारा कम से कम संविधान तो यही कहता है कि हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस सबको देंगे। मतलब चाहे वो कैसा भी इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो किसी भी स्टेटस का हो, चाहे एकदम गरीब हो, चाहे एकदम अमीर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी के लिए हमारे पास स्टेटस बराबर है, इकोनॉमिक स्टेटस बराबर है। अंबानी और मैं बराबर बराबर है। सुनने में अच्छा लगता है ना, ठीक है। सेम सेम एज पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है। तो जस्टिस विल बी इंश्योर्ड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब क्या, कि किसी के पास अगर पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, जैसे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर कुछ कर देता है, ठीक है, नहीं वैसे प्रेसिडेंट को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चलो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है प्रेसिडेंट ने अगर कोई क्राइम भी किया है ना, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते जब तक वो प्रेसिडेंट के पोजीशन में है, ठीक है ना। और ऐसा जो कानून है, ये एक्चुअल में इंडिया ने नहीं, ठीक है, ये जो है इंडिया ने नहीं, ये जो है एक्चुअल में ब्रिटिश के टाइम से है। वाइस रॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सारे जो पोजीशंस होते थे ना, ये पोजीशंस जो है एकदम मतलब ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस था इसका। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो अगर इनको अगर गिरफ्तार कर लिया तो देश के लिए एक बहुत ही खराब मैसेज जाता है। तो दैट इज वाई इन पोजीशंस को, जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट और कंट्री का प्रेसिडेंट, इन दोनों को ना तो कभी इम्प्रिजन किया जा सकता है, पीएम को कर सकते हैं, नहीं सेम फॉर पीएम नहीं है, पीएम को किया जा सकता है, इसलिए तो मैंने कहा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, इन दोनों को कभी भी आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, ना ही इनको आप अरेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट रेजिग्नेशन एंड देन ट्रायल्स। देखो कैसा होता है, रेजिग्नेशन कैसे मांगोगे आप प्रेसिडेंट से? हाउ विल यू आस्क द प्रेसिडेंट फॉर रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन मेरे विल पे है, मतलब मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ तो मैं रिजाइन करूँ या ना करूँ मेरी इच्छा है, मैं नहीं करूंगा रेजिग्नेशन, कौन क्या करेगा, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमारे देश में इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, there's a process called as impeachment। तो पहले उसका इम्पीचमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, पहले उसका क्या किया जाएगा, इम्पीचमेंट किया जाएगा। फिर इम्पीचमेंट करके उसको प्रेसिडेंट पद से बाहर निकालेंगे। फिर जो है, एक बार प्रेसिडेंट पद से बाहर निकल गया फिर तो आम नागरिक है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारे देश में। क्यों नहीं हो सकता, समझो इस बात को। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ओनली एंड ओनली देन ही कैन बी इम्पीच्ड, नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करेंगे। अब हमारे संविधान में वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जब वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वही नहीं पता, तो वॉलेशन के टर्म्स पे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कैसे करोगे? तो आज तक ना तो किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है और ना ही आगे कभी होगा, ठीक है। दिस द लूप होल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या करना चाहिए वो तो, ठीक है। सर वाई देन इट्स नॉट अमेंडमेंट, तो करना चाहिए। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, डिफेंस में जाना है या वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको पार्लियामेंट में जाना है, वो डिसाइड कर लो। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब क्या करना चाहिए, दैट शुड बी देयर इन द माइंड, बट व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? कॉन्स्टिट्यूशन, अरे ये तो आप कह रही हो, और आपकी बात कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुनेगा? वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन मीन वॉल्यूशन ऑफ लॉ। तो अब देखो वही है ना, जब वॉल्यूशन का इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है, यू आर आस्किंग मी कि वॉल्यूशन ऑफ लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन है क्या, ठीक है ना। अब मैं कौन होता हूँ इसको डिसाइड करने वाला, मैं थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। नाउ व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द डेफिनेशन, हाउ कैन आई कंसिडर दिस? अब यहाँ पे एक प्रोविजन है, देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी कोई अनक्लियरिटी हो, व्हेन देयर इज अ अनक्लियरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन who is the highest authority who can give a clarity on that? The Supreme Court.
जब आपको नहीं पता कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछोगे। जैसे आप मेरे को पूछ रही हो ना कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वॉल्यूशन ऑफ लॉ, ये मेरे से नहीं, ये किससे पूछना है? सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द हाइस्ट अथॉरिटी टू गिव अ क्लियरिटी ऑन दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब अगर मैं मान लेते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, मान लेते, ठीक है, कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठता। अब मान लेते हैं कि केस ये है कि प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर किया है। तो प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर किया है मतलब क्या है? किसी की लाइफ छीन ली है, यस, टेकन अवे द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। दिस इज आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। ये है आर्टिकल 21। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अब अगर मैं सीजेआई होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, तो मैं बोलता कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, बिकॉज ही हैज टेकन अवे द राइट ऑफ अ पर्सन। नाउ एज he has taken away the right of a person and it is there in the constitution, this is a violation of constitution। और मेरे पास वो अथॉरिटी होती क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हूँ। आई बात समझ में? अब मैंने दे दिया कि उसने वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, अब करो इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। अब वो करेगा इम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ। तो समझ में आ रहा है कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है? कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आज तक किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, और आगे भी आने वाले समय में भी होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। टिल देन ही विल बी रिटायर्ड। हाँ ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है आपको, 5 साल का तो टर्म होता है। और हमारे कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो बस तारीखें बदलते रहती है। दैट इज हाउ द थिंग इज। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे चलता है। ठीक है। किसी ने वॉल्यूशन किया है आज तक? नहीं ना। अब देखो क्या है, अब प्रेसिडेंट है यार, वो ऐसे चिंदी चिंदी काम नहीं करता। ठीक है, तो वो जाकर खुद किसी का मर्डर नहीं करेगा। अब ऊपर माहौल की चीजें तो आपको पता ही है, किसी को मरवाना होगा तो उसको इनडायरेक्टली मरवा देंगे। कितने सारे पॉलिटिकल क्राइम्स होते हैं, वी नो दैट। ठीक है। बट क्या है कि वो डायरेक्ट जाकर मारते हैं क्या? नहीं ना। एनीवेज, तो अब लोग बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। ठीक है, बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं हम लोग। ठीक है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। ठीक है। जस्टिस, अब हम लोग बात कर रहे थे जस्टिस की। जस्टिस किसमें? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल हमने देख लिया, ताकि आपका कोई भी सोशल स्टेटस रहे, आप कैसे भी रहो, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जाएगा। इकोनॉमिक, चाहे आपके पास पैसा रहे ना रहे, आपको जस्टिस दिया जाएगा। पॉलिटिकल, आप कोई मंत्री हो, मंत्री के बेटे हो, ठीक है, पता है मेरा बाप कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है इक्वल जस्टिस मिलेगा। ठीक है। देन लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? इट इज काइंड ऑफ अ फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब एक तरीके का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 चीजों में हमें लिबर्टी दी गई है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद बिलीफ, मैं अपने अंदर क्या बिलीव रखता हूँ मेरे ऊपर है। फेथ, कौन से धर्म को मानता हूँ मेरे ऊपर है। किसकी पूजा करता हूँ या नहीं करता हूँ मेरे ऊपर है। मान लेते हैं कि मैं फेथ, मेरा फेथ जो है हिंदुइज्म पे है, बट मैं फिर भी जो है पूजा नहीं करता, तो मुझे कोई कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। वर्शिप करना है कि नहीं करना मेरे ऊपर है, मेरी लिबर्टी है वो। सो नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम मी। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। घर वाले तो अभी मतलब वो कुछ कर नहीं सकते ना, मेरे को जेल में डाल सकते हैं क्या? ठीक है। कैन दे डू एनीथिंग टू मी? अरे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझो कि मैं वो क्या बोलते हैं नास्तिक वास्तिक, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर कोई है भी तो उसका कोई कुछ नहीं किया कर सकता। ठीक है। चलो, हम लोग बात कर रहे थे इक्वालिटी की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबको जो है बराबर का स्टेटस दिया जाएगा, कानून के सामने एटलीस्ट, कानून के सामने हर किसी का स्टेटस बराबर है। एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। देखो क्या है, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी 100 होती है, ठीक है ना, बट अप्लाई करने के लिए कोई रोक टोक होती है क्या? भले ही पोजीशन 100 है, बट फिर वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेजेस क्रिएट करेगा। स्टेज 1 का एग्जाम जो क्लियर करेगा, फिर स्टेज 2 का एग्जाम जो क्लियर करेगा, फिर स्टेज 3 का एग्जाम। बट किसी को रोक टोक नहीं है, क्यों? क्योंकि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पहली बार में आप कितने भी फॉर्म भरवा सकते हो। फर्स्ट स्टेज के लिए 1 लाख फॉर्म, 2 लाख फॉर्म, 5 लाख फॉर्म, 15 लाख फॉर्म, कितने भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब आपने फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है।
ठीक है ना, दैट इज योर प्रॉब्लम। वी हैव गिवन यू द फेयर अपॉर्चुनिटी, वो सबको मिला था। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट का बेटा भी वो एग्जाम देकर आएगा और जो है नॉर्मल सिपाही का बेटा भी एग्जाम देकर आएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हमारा संविधान ऐसा कहता है और वो होता भी है एक तरीके से। दिस इज ट्रू, दिस इज गिवन टू एवरीवन। रिजर्वेशन आर देयर, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है जनरल के हो तो इसमें आप बैठ ही नहीं सकते। SC ST ऑफ लो कट ऑफ, अरे तो कट ऑफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है। यहाँ पे बोला है क्या कि आपके लिए कट ऑफ भी अलग अलग नहीं हो सकता, बोला है ऐसा कुछ? नहीं बोला है ना। ठीक है, फैटर्निटी, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय फैटर्निटी? फैटर्निटी का मतलब होता है गेनिंग रिस्पेक्ट और लिविंग विद डिग्निटी। ठीक है, तो फैटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है सबको फैटर्निटी से रहने का मौका देंगे, हमारे देश में सबको जो है उनकी डिग्निटी दी जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए अगर आप मान लेते किसी के ऊपर कोई फॉल एक्यूजिशन करते हो, उसने कुछ नहीं किया लेकिन आप उसके ऊपर जो है फॉल्स चार्जेस लगाते हो, ठीक है ना, तो आपके ऊपर मान हानि का केस दर्ज हो जाता है। ठीक है ना, आपका जो है मान हानि का केस दर्ज हो जाता है। मान हानि का मतलब क्या, कि आपने जो है किसी की डिग्निटी छीन ली है, किसी की आपने फ्रेटर्निटी छीन ली है, आपने उसका नाम बदनाम कर दिया है, इसलिए आपके ऊपर क्या होगा, मान हानि का केस ठुकेगा, अगर आपने किसी के ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए तो। हमारी बात समझ में, ये किसके तहत, फेटर्निटी के तहत। ठीक है, तो ये सब हो गया जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आर प्रियम्बल गिव्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ, फिर ए होगा मान लेते सोशल, बी होगा मान लेते पॉलिटिकल, सी होगा मान लेते स्टेटस, डी होगा मान लेते इकोनॉमिक। ठीक है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीन तो हो गए। मैंने एक और क्या कहा, स्टेटस कहा, सी पे मैंने स्टेटस कहा था। ऐसा स्टेटस दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे? नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द जस्टिस गिवन बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया? जनरली ये नॉट वाले क्वेश्चंस पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो उसमें से तीन तो करेक्ट होंगे, एक जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो तीन जो है, सोशल था इसमें, इकोनॉमिक था इसमें, पॉलिटिकल था, क्या नहीं था, स्टेटस नहीं था, तो ये होगा हमारा आंसर। तो नॉट वाले सवाल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ये आपका ब्रेन वहां पे नॉट को नहीं देखता है। इसीलिए एग्जाम्स में आजकल क्या करते हैं ना, नॉट को बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड करके कैपिटल में लिखते हैं। अब भी नहीं देख सकते हो तो आप अंधे हो, फिर जाओ यहाँ से। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये नॉट जो है एकदम छोटे छोटे में लिखा रहता है नॉर्मल इसमें ही, और फिर लोग मिस कर जाते थे, क्योंकि प्रेशर होता है ना एग्जाम का, 120 क्वेश्चन करने होते हैं, तो क्या प्रेशर होता है, तो प्रेशर वो नॉट कई बार मिस हो जाता था। फिर क्या है कि तीन तो करेक्ट ऑप्शन है, ए को पढ़ लिया, अरे यही तो करेक्ट है, इसको करके आगे बढ़ जाते थे, बहुत गलतियां होती थी। तो अभी जो है नॉट को बहुत ज्यादा वो करते हैं, बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल करके उसको बोल्ड करके लिखते हैं। अब भी नहीं देख पा रहे हो तो फिर तो तुमको डबल एक्सल चश्मा है, तुम यहाँ पे फिर एलिजिबल नहीं हो, भागो यहाँ से। बट ऑप्शन रीड करते समझ आता है। अरे कई लोग फिर, अरे देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, अगर आपको ए में ही ऑप्शन मिल जाता है तो आप BCD नहीं पढ़ते हो जनरली, टाइम बचाने के लिए। अब सारे ऑप्शन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th day of November 1949 we hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो इसमें हमें प्रियम्बल में क्या क्या याद रखना है, प्रियम्बल में हमें ये सारी चीजें याद रखनी है कि इसमें फैटर्निटी किस चीज में दिया है, इक्वालिटी किस चीज में दिया है, लिबर्टी किस चीज में दिया है, जस्टिस किस चीज में दिया है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स पहले नहीं थे। कौन से अमेंडमेंट से डाले गए, 42nd अमेंडमेंट से डाले गए। ठीक है ना, कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, कौन से ईयर में, 1976 ईयर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हमारी बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीएम्बल। यहाँ देखो, इनिशियली वर्ड्स ऑफ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर नॉट देयर, दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। प्रीएम्बल वाज टेकन फ्रॉम USA। ये कहाँ से बोरो किया हमने, USA से। द वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड्स आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वी हैव टेकन दिस थ्री वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन।
आई होप यहाँ तक क्लियर है प्रीएम्बल के बारे में सब कुछ. सो टुडे वी हैव कवर्ड प्रीएम्बल ऑल्सो. अब आगे खत्म नहीं हुआ है, आगे और बढ़ना है. यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अरे बंदा दो. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट. नाउ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर नेशंस. कौन कौन से जगह से हमने हमारे कौन कौन सी चीज़ों को लिया है, ये उसकी लिस्ट है. ठीक है ना. हमने कौन कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ से चुराए है, ये उसकी लिस्ट है. अभी देखो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है. ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि पहले जो है पहले बिल बनेगा, जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा. ब्रिटेन में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद इट गोज टू द किंग. जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वहां पे किंग है. जैसे किंग क्वीन है ना, अभी भी वहां पे क्वीन एलिजाबेथ है ना. अभी क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड, उसके मतलब जो किंग थे, वो कुछ ही दिन पहले गुजर गए. 1 महीना हुआ होगा. एक नहीं 2 महीने हुए होंगे. मार्च में गुजर गए थे. ठीक है. तो किंग डाइड रिसेंटली. अभी सिर्फ क्वीन है. ठीक है. तो वहां पे जो है, वहां पे किंग है, और किंग के अंडर में प्राइम मिनिस्टर काम करता है. ठीक है. बट हाउएवर दिस इज नॉट अ मोनार्की पोजिशन, प्लीज रिमेंबर दिस. हाउएवर दिस पोजिशन ऑफ किंग इज नॉट मोनार्की पोजिशन. ही इज अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन. ये कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडेड है. ठीक है ना. तो ये मोनार्की पोजीशन नहीं है. हरी बात समझ में. तो वहां पे उसको किंग बोलते हैं, हम लोग उसको इधर प्रेसिडेंट बोलते हैं. तो ये जो 3 पार्ट्स है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म से लिया है. ठीक है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, जैसे वहां पे किंग है, अभी जैसे मैंने बताया, ये किंग क्या अपनी कोई मनमानी कर सकता है? क्या ये किंग अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता. ही इज अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता. ठीक है. ये किंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है. वॉट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लॉ एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर द किंग ऑल्सो. किंग को भी वही मानना पड़ेगा, वो अपनी खुद की मनमानी नहीं कर सकता. अब ये चीज क्यों है? देखो पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे कोई मान लेते किसी जगह का किंग है. ठीक है. मान लेते ये एम्पायर है, ही इज द किंग एंड दिस आर द सब्जेक्ट्स. अब उस टाइम पे तो कोई रूल बुक नहीं होता था ना. देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम. तो रूल्स कौन बनाता था? किंग ही बनाता था. ठीक है. उसकी रखवाली कौन करता था? किंग ही करता था. अगर किसी ने कुछ कर दिया तो किंग के कोर्ट में आते थे, उसकी सुनवाई होती थी, किंग ही सजा देता था. दैट मीन्स लेजिस्लेटिव भी वो, जुडिशरी भी हो, और एग्जीक्यूटिव भी वो, उसको वही तो पूरे क्या बोलते हैं, उसके पूरे किंगडम में वही तो उसको अप्लाई करता था. तो किंग वाज द होल एंड सोल ऑफ एवरीथिंग देन. ठीक है. अब क्या है, ये किंग के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था. अब क्या है कि मान लेते हैं कि किंग ने आज रूल जारी कर दिया कि रास्ते में थूकना मना है. अगर आपने रास्ते में थूक दिया तो आपको जो है सजाए मौत हो जाएगी. मान लेते हैं आज ऐसा बोल दिया, आज ये लॉ बन गया. अब कल को किंग का खुद का बेटा रास्ते में जाकर थूक देता है. ठीक है. अब किंग का बेटा रास्ते में कल जाकर थूक देता है. अब किंग क्या करेगा? अब किंग को अपने बेटे को बचाना है, तो कल से उसने डिक्लेयर कर दिया कि थूकना बहुत अच्छी बात है, जो थूकेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. ऐसा पुराने जमाने में किया जा सकता था ना. इसका मतलब क्या है कि देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ. whatever the king wants or whatever the head of the state wants he can apply. There is no rule of law. There is no constitution to be abided by. जो मर्जी बोलो वो कल को लॉ बन जाएगा. तो ऐसा आज चलता है क्या? नहीं चलता. So what we are following rule of law. Whatever is written in the constitution is the law. Otherwise no other thing is law. ठीक है ना. This is called as rule of law. तो पुराने जमाने में रूल ऑफ लॉ नहीं होता था, राजा अपनी मनमानी करते थे. आज प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता. कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया. ठीक है. देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दैट अ बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द टू हाउसेस, लोकसभा या राज्यसभा. यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो इधर जाएगा. एंड देन इट विल बी साइंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट, उनके कंट्री में किंग. ठीक है. तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, ये भी हमने उन्हीं से लिया. देन वी हैव टेकन सिंगल सिटीजनशिप. हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है. अगर आप इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो, और आप यूएस में जाकर वहां का भी सिटीजन लेना चाहते हो, तो अलाउड नहीं है. आपका इंडियन सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा. हाउएवर अगर हम लोग यूएस की बात करें, तो यूएस डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है. यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूएस के भी सिटीजन रहो और इंडिया के भी सिटीजन रहो. यूएस को प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना.
लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम है बिकॉज इंडिया हैज अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इटली, ठीक है, इटली, इटली में डुअल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है, दे हैव अ कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। एंड यूएसए, यूएसए आल्सो हैज अ कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। आप यहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप रख सकते हो। इसका मतलब अगर कोई इटली वाला इंसान यूएसए का सिटीजनशिप लेना चाहता है और इटली का भी कंटिन्यू करना चाहता है तो दोनों देश में चलेगा, इटली में भी चलेगा, यूएसए में भी चलेगा। उसी तरह यूएसए का इंसान यूएसए का सिटीजन है बट इटली का भी सिटीजनशिप लेना चाहता है तो दोनों देश में चलेगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बात समझ में? सिटीजनशिप से हमें लॉज मिलता, मतलब हमें फंडामेंटल राइट्स मिलता है ना। फंडामेंटल राइट किसको देंगे? सिटीजन को तो देंगे। फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए होगी? सिटीजन के लिए तो होगी। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ के आप सिटीजन नहीं हो तो आपको कहाँ से राइट मिलेगा? अरे बात समझ में? सो यहाँ पे हमने क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया है। वी हैव नॉट टेकन डुअल सिटीजनशिप। अगर इसलिए कोई इंडिया से कोई यूएस में जाता है, वहां पे उन्हें दिक्कत नहीं है कि आप इंडियन हो और यूएस का सिटीजनशिप ले रहे हो, बट इंडिया को दिक्कत है। तो इंडिया क्या कर देगा? इंडिया जो है, इंडिया जो है उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर देगा। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट देयर सिटीजनशिप एंड इंडिया बोलेगा तू फिर वहीं पे रह, यूएस में ही रह, इंडिया का सिटीजनशिप तेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? और ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं अक्षय कुमार का। ठीक है, तो अक्षय कुमार जो है, अच्छा, तो अक्षय कुमार जो है ये कनाडा का सिटीजन है। ठीक है, यस, वॉलंटेरिली टेकन द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। तो इसके पास इंडियन सिटीजन नहीं है, ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये वोट नहीं कर सकता। ही डज नॉट हैव द वोटिंग राइट्स इन इंडिया। देन हाउ ही हैज द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा? तो वही तो बोल रहा हूँ, उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप है, इंडिया का नहीं है। ऐसा थोड़ी कहा है कि आप इंडिया में रह नहीं सकते, वीजा से आओ इंडिया में। अब कनाडा के सिटीजन हो तो जिस तरीके से कनाडा के इंसान को इंडिया आने के लिए वीजा लगेगा वैसे ही अक्षय कुमार को भी लगेगा। अरे बात समझ में? तो उसको वोटिंग राइट्स नहीं है, किसी भी चुनाव में वो वोटिंग नहीं कर सकता। ही कैनॉट डू वोटिंग इन एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्शंस। ही कैनॉट हैव द फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर हैविंग। ठीक है, ऐसा है। क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं। हाँ, अभी वीजा से रहता है वो। ठीक है, देर इज ऑल्सो कंसेप्ट कॉल्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा एक कंसेप्ट है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अपने पास रखता है ना, ये इंसान है फॉरेनर, ठीक है, बट ये इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, ओआईसी कार्ड होल्डर जो होता है, ओरिजिन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मतलब इंडियन ओरिजिन का इंसान है ये। ठीक है, तो अक्षय कुमार तो इसमें कंसिडर होगा। तो है वो फॉरेनर क्योंकि उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप है। ठीक है, ही इज अ फॉरेनर, बट बाय हैविंग दिस कार्ड ही कैन हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन द कंट्री। उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। उसके पास वीजा होना चाहिए, एक बार उसने वीजा लिया होना चाहिए, बट बार बार उसको अपना वीजा रिन्यू व्यून्यू नहीं करना पड़ेगा। ही कैन हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन द कंट्री, जब चाहे वो आ सकता है, जब चाहे वो जा सकता है। ठीक है ना? ये ओआईसी कार्ड होल्डर का एक कंसेप्ट होता है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, व्हेन वी स्टडी अबाउट पार्ट 2 ऑफ सिटीजनशिप इन पॉलिटी, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। अभी तो आपको मैं सिर्फ बता रहा था शॉर्ट में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम। अभी कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? कैबिनेट सिस्टम होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी मैनी। ठीक है ना? इसमें 200 300 400 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, इसमें से एक छोटा सा ग्रुप बनाता है 20 से 25 मेंबर्स का। ये लोग एकदम हाई ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ठीक है ना? मोदी जी के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री में सीतारमन है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है जो डिफेंस मिनिस्टर है, और उसके बाद हमारे अमित शाह जी है जो कि होम मिनिस्टर है। तो ऐसे टाइप के जो बड़े बड़े डिग्निटरीज है, दे आर कॉल्ड एज द कैबिनेट। कितने लोगों का होता है? 20 से 25 लोगों का होता है। तो नाम के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। सारा जो मीटिंग है ये लोग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट। और ये लोग जो डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सुना दिया जाता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, अब तुम लोग भी सब लोग साइन कर दो, यही डिसीजन होने वाला है। तो बेसिकली सारे देश का फैसला कौन कर रहा है? ये पीएम अलॉन्ग विद दिस 20 से 25 मेंबर्स।
ठीक है, वही लोग मेन डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सारा डिसीजन होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइन करते हैं और वो हमारे देश में फिर लागू हो जाता है। दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स आर डन। किससे सीखा हमने? इंग्लैंड से सीखा। इंग्लैंड भी ऐसे ही करता था हमारे देश में जब था, हम भी वही करते हैं। ठीक है, देन देर आर व्रिट्स। व्रिट्स जो है, ये व्रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, 32 में क्या आता है? व्रिट्स आता है। मतलब क्या? मतलब जैसे मान लेते हैं आपको पुलिस पकड़ के लेके गई है, ठीक है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको पुलिस पकड़ के लेके गई है और आपके ऊपर, डोंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डू एनीथिंग टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, नो, दे डू नॉट हैव दैट पावर। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर मोस्ट पावरफुल। ठीक है, उनका कोई नहीं सुनता, उनका वैसे ही है ना, मतलब किया गया है, हमारा सिस्टम ही वैसा है। कैबिनेट मिनिस्ट्री सबसे ऊपर होती है, उसके बाद होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बोलते हैं वो डेप्यूटी, ये क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुनते हैं, फिर उसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर सुनते हैं। पढ़ेंगे यार हम लोग, ठीक है, विल स्टडी अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन डिटेल, दैट टाइम दिस थिंग्स विल बी क्लियर। ठीक है, तो मैं बता रहा था व्रिट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है, 32 में क्या आता है? व्रिट्स आता है। अब व्हाट आर व्रिट्स? व्रिट्स होते हैं कि जैसे मान लेते हैं पुलिस ने आपको किसी के मर्डर के चार्जेस में पकड़ लिया, ठीक है ना, लेकिन आप 100% जानते हो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है या मेरे ऊपर जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना व्रिट जारी कर सकते हो। व्रिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हर्बस कॉपस, सर्टियोररी, क्यू वारंटो, ऐसे कुछ नाम होते हैं, अभी डरा नहीं रहा, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर आपको गलत डिटेंशन किया जाता है, आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, आपको पता है लेकिन क्रिमिनल कौन है, ठीक है, आपको पता है कि शेफाली ने क्राइम किया है, ठीक है, और मेरे को पकड़ा है, सुदीप्तो को पकड़ा है, बट शेफाली ने क्राइम किया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई आर्टिकल 32, गो टू द सुप्रीम कोर्ट, अप्लाई writ jurisdiction ऑफ हर्बस कॉपस। हर्बस कॉपस है प्रोड्यूसिंग द बॉडी इन एक्सचेंज ऑफ मी। मैंने कुछ नहीं किया है, ये इंसान है, इस इंसान ने क्राइम किया है, ये शेफाली है, शेफाली, इसको पकड़ो और इसको सजा दो। अब मुझे उधर प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और ये गिल्टी है, अगर मैं प्रूफ कर दिया तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हमारा writ jurisdiction होता ही नहीं, दिस वाज नॉट देयर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहता ही नहीं, तो क्या, मेरे को पकड़ लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता, अरे भाई मैं गुनहगार नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो गलत होता ना ये तो, इसीलिए क्या है कि ताकि किसी इंसान को गलत चीजों में ना पकड़ा जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए व्रिट्स दिया गया है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 में आता है। कल आपको याद होगा हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 इस फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 32 में आ रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट में आ रहा है। सो इन अ वे ब्रिंगिंग आउट द विटनेसर, हाँ राइट, नहीं क्रिमिनल, दिस ब्रिंगिंग आउट द क्रिमिनल, है ना, इन एक्सचेंज ऑफ यू। क्योंकि देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अब गवर्नमेंट के एंगल से सोचो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को चाहिए क्रिमिनल, ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि मैं हूं या कोई और है, तो उसको चाहिए था क्रिमिनल, उसने मेरे को पकड़ा था, आई एम अ बॉडी, ठीक है, आई एम अ पर्सन, दैट मीन्स आई एम अ बॉडी, तो मैंने क्राइम नहीं किया है, तो वो बोलेगा ठीक है तूने नहीं किया तो दूसरा बॉडी लेकर आ जिसने क्राइम किया, तू बच जाएगा, मेरे को तो बॉडी चाहिए। ठीक है, जॉली LLB 2, हाँ काइंड ऑफ, ठीक है, कह सकते हो जॉली LLB 2 टाइप का। ठीक है, देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब हमारे जो लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है ना, रहने का इनको घर फ्री में मिलता है, इनको कोई बिजली और पानी का खर्चा नहीं देना पड़ता, ठीक है, जिंदगी भर पेंशन मिलता है, इवन तो ये सिर्फ 5 साल के लिए MP थे, 5 साल के लिए MLA थे, बट जिंदगी भर के लिए इनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये सब उनके कुछ कुछ प्रिविलेजेस है जो हमने अंग्रेजों से लिए। ठीक है, उसके बाद बाई कैमरलिज्म, डू यू नो व्हाट द वर्ड बाई कैमरलिज्म मीन्स? बाई कैमरल का वर्ड का मतलब पता है आपको? यस, वेरी गुड, बाई कैमरल सिस्टम का मतलब होता है हैविंग अपर हाउस, ठीक है, दैट इज हमारा राज्यसभा, एंड हैविंग लोअर हाउस, दैट इज हमारा लोकसभा।
ठीक है, ऐसे ब्रिटिश में भी है हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलते, वहाँ पे हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वर्ड बाइकैमरलिज्म विच मीन्स विल बी डिवाइडिंग द हाउस इनटू टू। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मेंबर्स इन द लोअर हाउस विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उनको डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे, लोग उनके लिए डायरेक्टली इलेक्शन करेंगे। एंड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट से जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सारे प्रोविजंस हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अब आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया, सर ये सब लर्न करना है क्या? हाँ भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? बाई कैमरलिज्म वाज टेकन फ्रॉम, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे कंट्रीज के। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज टेकन फ्रॉम, नीचे 4 ऑप्शन होंगे कंट्रीज के। अरे बात समझ में? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको लग रहा होगा अरे सर इतना सारा कैसे होगा, तो आपको एक साथ सारा नहीं करना है। डू नॉट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग इन वन डे। ठीक है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, इसीलिए तो मैं 2 साल से पढ़ाता हूँ, और 2 साल में कम से कम 3 बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तो क्या है कि इनमें आपको याद कैसे करना है, आपको ये शीट मिल जाएगी, ठीक है ना, यू विल बी गेटिंग दिस शीट। तो आपको क्या करना है, सबके सब एक बार आपको खुद से अपने हाथ में लिखने हैं। ठीक है ना, मतलब अपने नोटबुक में खुद से आपको एक बार लिखना पड़ेगा। लिखोगे तो आधी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद आप डेली बेसिस पे एक एक कंट्री के सारे पॉइंट्स याद करोगे। जैसे ब्रिटेन में बहुत सारे दिखे, आयरलैंड में ज्यादा नहीं है, 3 ही है। यूनाइटेड स्टेट्स में काफी सारे हैं। फिर इसमें कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, हाउ टू लर्न सर्टेन थिंग्स इन शॉर्टर वे। ठीक है ना, थोड़ा सा लिंक विंक कर करके यहाँ वहां से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो देर आर वेज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। बट जैसे ब्रिटेन में तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड दे आर आस्क्ड इन ऑल द एग्जाम्स। चाहे वो एमएनएस हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकैट हो, चाहे वो एनडीए हो, सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। अरे बात समझ में? तो देर इज नो ऑप्शन, करना पड़ेगा। तो आयरलैंड की बात कर रहे थे, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? हमने लिया है इनसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या? कल बताया था कि स्टेट को अपने लोगों को मैनेज करने के लिए कई सारे पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हमने आयरलैंड से सीखा। आयरलैंड अपने देशवासियों के लिए बहुत कुछ करता है, तो हमने ये बोला कि हमारे भी गवर्नमेंट को हमारे देशवासियों के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनानी चाहिए। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये उसमें है। आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रल कॉलेज? अरे पढ़ा है यार तुमने, पता है मेरे को, इलेक्ट्रल कॉलेज के बारे में पढ़ा है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा इलेक्शन होता है, दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ एमएलएज एंड एमपीज, है ना। एमएलएज और एमपीज जो है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में समझाऊंगा। बट ये जो इलेक्ट्रल कॉलेज का जो सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रल कॉलेज का जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया है। वी हैव टेकन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम आयरलैंड। मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, हमने शेड्यूल 4 पढ़ा था। व्हाट वाज शेड्यूल 4? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करो, TEARS। आर क्या था? सीट्स ऑफ राज्यसभा था। तो ये जो मेंबर्स नॉमिनेशन टू द सीट्स ऑफ राज्यसभा है शेड्यूल 4 में, यस, वो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है, देखो राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 250। आउट ऑफ विच 238 स्टेट से आते हैं। स्टेट से कितने आते हैं? 238। और 12 जो मेंबर्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट करता है? उनकी कुछ क्वालिटीज देखकर, लिटरेचर, आर्ट्स, ठीक है ना, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे कुछ ना कुछ क्वालिटीज देखकर 12 लोगों को डिस्टिंग्विश्ड केसेस में नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। कौन करता है ये 12 लोगों को नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट ये जो नॉमिनेट करेगा राज्यसभा में मेंबर्स को, ये हमने आयरलैंड से सीखा कि उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज देखनी चाहिए हमें, देन ओनली दे विल बी नॉमिनेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो आज मेरे ख्याल से कुछ ओवरलोड हो जा रहा है, ठीक है, काफी कुछ पढ़ लिया है। तो धीरे धीरे लेवल ऐसे बढ़ता रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू बी एकदम बच्चों बच्चों वाला लेवल नहीं होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे ऐसे चीजों का लेवल बढ़ेगा। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है।
अभी हम लोग 5 मिनट पूरा रिवाइज करेंगे कि आज हमने क्या सीखा है। फिर आप लोग आज के पूरे क्लास का रिवीजन करोगे घर पे। फिर कल जो है हम लोग आगे के वो पढ़ेंगे। अभी आज हमने ब्रिटेन और आयरलैंड पढ़ा है, तो इतने आपको याद हो जाने चाहिए कल तक। ठीक है ना? तो विल रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। आज हमने क्या-क्या देखा। सबसे पहले तो हमने हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे, ये देखा। ठीक है? कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक? 104 अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है? 368। ये जो है ये कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। अब देखो इसमें भी है। ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है ये हमने यहाँ से लिया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? वैसे कुछ-कुछ चीज़ें धीरे-धीरे भी आपको याद होती रहेंगी। तो ये हो गया आर्टिकल 368 वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आज ओरिजिनली कितने हैं हमारे पास? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। 104 हमने अमेंडमेंट कर रखे हैं। ठीक है? फिर हमने देखा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 हमारे हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स होते हैं। इसमें कौन कहाँ से हेड होता है वो हमने देख लिया। ठीक है? ये हमने देखा। देन व्हाट इज़ अमेंडमेंट 42nd? मतलब अमेंडमेंट 42nd समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? 42nd इज़ अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट जिसके अंदर हमने जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये हमने ऐड किया। ठीक है? 42nd अमेंडमेंट से, राइट? उसके बाद और भी चीज़ें हैं। 42nd अमेंडमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने इतने सारे चीज़ें चेंज कर दी है कि एक तरीके से ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ-साथ बताता रहूँगा। इसके तहत ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए थे, अगर आपको याद हो कल तो। कल हमने 42nd अमेंडमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने वो पढ़ा था। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना? तो 42nd अमेंडमेंट क्या है? इट इज़ द नंबर। कितने अमेंडमेंट है? 104। उसमें से 42nd अमेंडमेंट में क्या-क्या हुआ था वो पढ़ रहे थे हम। ठीक है ना? तो ऐसे हमें कितने पढ़ने हैं? बहुत सारे पढ़ने हैं। करीब हमें 25 से 26 अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं कि उसमें क्या-क्या हुआ है। ठीक है? तो धीरे-धीरे याद होगा। आज आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समझो हाउ मेनी इयर्स डू वी हैव? वी हैव 2 इयर्स। So starting early, these things can be easy. If you do not start today, 2 साल बाद जब आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना आएगा, तब आपको रोना आएगा, तब आपको एनडीए का एग्ज़ाम नहीं आएगा। ठीक है? सिमिलरली आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू गो फॉर सीडीएस एंड एफकेट, आज आपको पता लग गया होगा, एक ट्रेलर मिल गया होगा कि क्या है पढ़ाई। वो भी सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिटी। वो भी उसका फर्स्ट बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है? देन वी हैव स्टडीड द 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स को याद करने का हमने शॉर्टकट देख लिया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या ये याद हो गया आप लोगों को? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद हो गया? कितनों को याद हो गया अभी? वो लोग यस लिख दे। थोड़ा-थोड़ा। मतलब आज अभी एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो कल तक हो जाएगा? यस, गुड, बढ़िया। तो करेंगे इसको रिवाइज़, ठीक है ना? विल रिवाइज़ दिस एट होम टुडे। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ा और उसके बाद हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल पढ़ा। ठीक है? प्रिएम्बल पढ़ा हमने। उसके बाद उसके अंदर के चेंजेस पढ़े, 42nd अमेंडमेंट से हुए चेंजेस। और फिर हमने सोर्सेज़ में 2 कंट्रीज़ पढ़े। एक हमने ब्रिटेन पढ़ा और दूसरा हमने आयरलैंड पढ़ा। ठीक है? सो योर टास्क फॉर द डे इज़, आज आपका टास्क क्या है? आज आपका टास्क है कि आपको 12 शेड्यूल याद करने हैं। ठीक है ना? ये आपका आज का टास्क, ये आज का होमवर्क, 12 शेड्यूल याद करने हैं। कल हमने 9 तक पार्ट्स पढ़े थे। येस्टरडे वी हैड लर्न्ड अबाउट 12 पार्ट्स। ठीक है? ये आपको याद करना है। ठीक है? फिर प्रिएम्बल जो है, प्रिएम्बल के चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। ठीक है? इन द नोटबुक यू हैव टू नोट डाउन द थिंग्स इन प्रिएम्बल। ठीक है? उसके जो हमने 5 वर्ड्स पढ़े ना, 5 वर्ड्स वी हैव स्टडीड, सॉवरेन, सेक्युलर, उन सब का मीनिंग। फिर उसमें सोशल, इकोनॉमिक, वो जो हमने पढ़ा ना सोशल में
ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फिर फैटर्निटी, शेयरिंग डिग्निटी। तो ये क्या क्या था, किस चीज में आपको फ्रीडम मिलता है, किस चीज में आपको फैटर्निटी मिलती है, किस चीज में आपकी जस्टिस मिलती है, उन सबको नोट डाउन करना है प्रीएम्बल से। ठीक है, फिर ये दोनों कंट्रीज के सोर्सेस को याद करना है, क्या क्या इनसे, इन दोनों कंट्री से क्या क्या लिया गया है, इनको याद करने, बस 4 चीजें आपको करनी है। दिस मच इज योर होमवर्क। हो जाएगा? ओके। बोर तो नहीं हुए क्लास में?